नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जो राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे तथा आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ सेलेक्टेड प्रश्नों को। ये सभी जो आपके प्रश्न होंगे प्राचीन भारत के इतिहास के, ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न होंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं यूपी के द्वारा, उन एग्जाम्स में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्राचीन भारत के इतिहास से पूछे गए हैं उन सभी को आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यह वीडियो आपकी राजस्व लेखपाल परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत से जुड़े कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हड़प्पा कालीन का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न जो है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर की जो परीक्षा हुई थी 2020 में, उसमें पूछा गया था। तो हड़प्पा कालीन वह कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा धौलावीरा, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही है। जो धौलावीरा था यह 3 भागों में विभाजित था। ये 3 भाग कौन कौन से थे? तो यह धौलावीरा जो था यह एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। 3 भागों में आपको मिलेगा, एक था आपका दुर्ग हो गया, एक आपका था मध्यम नगर था, इसके बाद मध्यम नगर के बाद एक आपका था निचला नगर। तो ये 3 भागों में विभाजित था आपका धौलावीरा, एक दुर्ग में, एक मध्यम नगर में और एक निचले नगर में। तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह और साइट थी हड़प्पा की धौलावीरा, तथा यह काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो जाता है क्योंकि हाल ही में यह करंट अफेयर्स का भी प्रश्न हो गया है। धौलावीरा, हाल ही में जो धौलावीरा है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया है। इसे आप याद रखिएगा, हाल ही में धौलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा जो इसका दर्जा दे दिया गया है तथा यह भारत का 40वां, आप याद रखिएगा, यह भारत का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा इसकी अवस्थिति कहाँ पे है? तो यह रन ऑफ कच्छ में आपको मिलेगा, गुजरात के रन ऑफ कच्छ में अवस्थित यह साइट धौलावीरा। इसको हाल ही में भारत का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो इसे आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है हिंदी में मृतकों का टीला और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं माउंड ऑफ द डेड, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी में इसका मतलब होता है मृतकों का टीला और इंग्लिश में इसको कहते हैं हम माउंड ऑफ डेड। तो आप इसे याद देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मैं कुछ खासियत आपको बता दे रहा हूँ, कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ मोहनजोदड़ो से रिलेटेड जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो पहली चीज़ आप याद देखिएगा, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी अन्न कोठार। आप याद देखिएगा, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी आपकी अन्न कोठार। तो इससे आप याद देखिएगा। तथा मोहनजोदड़ो से जो है विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। आप याद देखिएगा, ग्रेट बाथ, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं ग्रेट बाथ, यानी कि एक विशाल स्नानागार भी जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। तो आप इसे याद देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो आपका मोहनजोदड़ो था हड़प्पा कालीन नगर, यहाँ से जो है आपका एक कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई थी। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, और मोहनजोदड़ो से जो है एक कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई थी। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है मोहनजोदड़ो से रिलेटेड, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। 4 कथन आपके सामने दिए गए हैं, इन 4 कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है, आपको बताना है। तो मैं आपको सिर्फ आंसर बताते चल रहा हूं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। सिंधु लोग जो होते थे कपास से, मतलब सिंधु लोग जो है कपास का उत्पादन करने वाले प्रथम थे, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही है। बाकी तीनों जो ऑप्शन है आपके यहाँ पे गलत दिए गए हैं, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। सिंधु लोग जो है सबसे पहले कपास पैदा करने का जो श्रेय है सिंधु सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कपास पैदा करने का जो श्रेय है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है,
हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी आपको बताना, यानी कि लोथल की खुदाई की जो खोज है वह खोज है किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यह खोज की गई थी SR राव के द्वारा। किसके द्वारा? तो SR राव के द्वारा जो है लोथल की खोज की गई थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा SR राव, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। लोथल की जो खोज है, आप ध्यान दीजिएगा, लोथल की जो खोज है यह आपकी की गई थी कब? तो 1950 में, सॉरी 1954 में यहाँ पे होगा, 1954 में SR राव के द्वारा। आप ध्यान दीजिएगा, SR राव के द्वारा जो है 1954 में जो है लोथल की खोज की गई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 1954 से लेके 1960 के मध्य जो है इसका उत्खनन किया गया था SR राव के द्वारा। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तथा यह जो लोथल है आपको कहाँ पे मिलेगा? लोथल आपको मिलेगा गुजरात में। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा यह किस नदी के किनारे था लोथल? तो लोथल जो था यह भोगवा नदी के किनारे था। किस नदी के? तो भोगवा नदी के किनारे था यह लोथल। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा यह क्यों फेमस था और सिंधु घाटी सभ्यता में? तो यह फेमस था आपका गोदीवाड़ा के लिए, यानी कि गोदीवाड़ा के लिए जो है यह फेमस था आपका लोथल। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा SR राव। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है। प्रश्न यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट अपलोड की हुई है, कुछ इंपॉर्टेंट स्थल हैं उनके वर्तमान स्थिति में हम यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। उसके अलावा ये किस नदी के तट पर अवस्थित हैं, इसके अलावा इनकी खोज और उत्खनन का कार्य कब और किसके द्वारा किया गया था, इसको मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह और स्लाइड है, तो इसको आप देख लीजिए एक बार। हड़प्पा की अवस्थिति वर्तमान में पाकिस्तान में है। यह रावी नदी के तट पर है। तथा 1826 में चार्ल्स मैसन द्वारा हड़प्पा टीले की खोज की गई थी। आप ध्यान दीजिएगा, 1826 में हड़प्पा टीले की जो खोज है, यानी कि हड़प्पा टीले का जो उल्लेख है, यह चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था। हड़प्पा टीले का जो उल्लेख है 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था। और इसके बाद 1853 में कनिंघम के द्वारा जो है, अब ध्यान दीजिएगा, 1853 में जो है इसका सर्वेक्षण किया गया कनिंघम के द्वारा। 1853 और 1873 में जो है कनिंघम के द्वारा इसका सर्वेक्षण किया गया। इसके बाद 1921 में जो है दयाराम साहनी द्वारा अन्वेषण तथा 1923 में इसका उत्खनन किया गया। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट स्थल है मोहनजोदड़ो। इसकी अवस्थिति वर्तमान सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। यह सिंधु नदी किनारे अवस्थित है तथा इसकी खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। बाद में जॉन मार्शल के निर्देशन में वृहद स्तर पर इसका उत्खनन किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट स्थल है धौलावीरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह आपसे एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है क्योंकि यह करंट का भी टॉपिक है। तो इसकी अवस्थिति मैंने आपको बताया रन ऑफ कच्छ गुजरात में है। इसको भारत का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। इसके बाद इसकी खोज आपसे पूछी जा सकती है। तो इसकी जो खोज है वह जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो इसकी जो खोज है, धौलावीरा की जो खोज है जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इसका उत्खनन किया गया था RS बिस्ट के द्वारा। तो खोज और उत्खनन दोनों आपको याद रखना है किसके द्वारा किया गया था। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट साइट आपके सामने है कालीबंगा। कालीबंगा की स्थिति वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। यह घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है तथा इसका उत्खनन किया गया था बीबी लाल और BK थापड़ के द्वारा। किसके द्वारा? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो कालीबंगा है इसका जो उत्खनन है यह बीबी लाल और BK थापड़ के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का जो अवशेष है मिला था सुरकोटदा में, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। सुरकोटदा में जो है घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, आपका लोथल संबंधित है, रोपड़ संबंधित है, लेकिन पाटलिपुत्र का जो संबंध है यह आपका सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। तो आप इसे याद रखिएगा। कालीबंगा कहाँ पे है? तो कालीबंगा राजस्थान में है, रोपड़ आपको पंजाब में मिलेगा और लोथल आपको मिलेगा गुजरात में। तो ये अवस्थिति भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपनयन समारोह से तात्पर्य होता है बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इससे तात्पर्य होता है बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है, यानी कि कहाँ से इसका उद्भव हुआ है आपको बताना है। तो सत्यमेव जयते यह जो वाक्य है महावाक्य है, इसका जो उद्भव यह हुआ है आपका मुंडक उपनिषद से, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। मुंडक उपनिषद से संबंधित है आपका सत्यमेव जयते, तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है और वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं आपको बताना है। तो वेदों के जो गद्य प्रकरण होते हैं या क्या कहलाते हैं, तो वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते हैं आपके ब्राह्मण, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। वेदों के गद्य प्रकरण जो है ब्राह्मण कहलाते हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा दर्शन है जो ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। तो उपनिषद, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही। जो उपनिषद होता है यह ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा उपनिषद। तो ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही है। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ दर्शन और उनके प्रवर्तक को यहाँ पे अपलोड किया हुआ, यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में बनते हैं, तो मैंने सोचा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो इसको देख लीजिए आप, न्याय दर्शन का संबंध है आचार्य गौतम से, पूर्व मीमांसा का संबंध आपका जैमिनी से है, योग का संबंध आपका पतंजलि से है, संख्या दर्शन के प्रवर्तक आपके कपिल मुनि हैं, वैशेषिक के प्रवर्तक कराड़ या उल्लूक माने जाते हैं, और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक आपके बादरायण हैं, और चावर्क के प्रवर्तक आपके चावर्क हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कई बार प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो मैंने इसको इसलिए अपलोड कर दिया, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये हो सकता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा उपवेद नहीं है, तो इसमें से जो योग वेद है यह उपवेद नहीं है, तो ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें से जो आपका योग वेद है यह उपवेद नहीं है, बाकी तीनों धनुर्वेद, आयुर्वेद और शस्त्र शास्त्र ये सभी आपके उपवेद हैं, ये तीनों आपके उपवेद है, लेकिन योग वेद जो है आपका उपवेद नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है सर्वाधिक प्राचीन पुराण इसमें से कौन सा है आपको बताना है। तो इसमें से सर्वाधिक प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। मत्स्य पुराण जो है इसमें से सर्वाधिक प्राचीन पुराण है, तो आप इसे याद रखिएगा। पुराण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पुराणों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो कुल पुराणों की संख्या है 18। पुराणों का आदि संकलनकर्ता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है, और पुराणों की जो महत्ता है वंशवालियों के कारण है। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से, विष्णु पुराण मौर्य वंश से, और वायु पुराण जो है गुप्त वंश से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी फैक्ट हैं, तो इनको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र जो है किस देवता को समर्पित है आपको बताना है। तो ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, ऋग्वेद में जो कहाँ गया, हाँ ये प्रश्न आपका है। तो ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है किस देवता को समर्पित है, तो आप ध्यान दीजिएगा सूर्य देवता, यानी कि सवृत्ति को समर्पित है यह प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, यानी कि राइट आंसर आपको हो जाएगा सवृत्ति। सवृत्ति मतलब सूर्य देवता, तो सूर्य देवता को संबंधित है आपका गायत्री मंत्र, तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आपको मिलेगा गायत्री मंत्र, जो कि सूर्य देवता यानी कि सवृत्ति को समर्पित है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है सूर्य देवता सवृत्त को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण और निम्नलिखित में से किसके ब्राह्मण मूल पाठ हैं आपको बताना है। तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, आप ध्यान दीजिएगा, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है ये यजुर्वेद के मूल पाठ है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी यजुर्वेद के जो है मूल पाठ हैं,
आपके शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, यजुर्वेद। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट भी अपलोड की हुई है, आप इसे देख सकते हैं। और एक तरफ वेद आपके सामने दिए गए हैं, उनसे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं और उनसे संबंधित उपनिषद हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी देख लीजिए आप। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय, कौशितकी, और इनसे संबंधित उपनिषद है ऐत्रेय, कौशितकी। इसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद से संबंधित आपका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ और तैत्तिरीय। यह प्रश्न का राइट आंसर यही था आपका यजुर्वेद। इससे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ आपके हैं शतपथ और तैत्तिरीय। इसके बाद संबंधित उपनिषद आपके यजुर्वेद के हैं कठोपनिषद, ईशोपनिषद, बृहदारण्य, मैत्राणी आदि। ये सभी आपके उपनिषद हैं यजुर्वेद के। इसके अलावा सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ आपको मिलेगा पंचविंश और षड्विंश, इसे आप ध्यान दीजिएगा। और इससे संबंधित आपके उपनिषद हैं छांदोग्य और जैमिनी, तो इन्हें आप याद रखिएगा। इसके बाद लास्ट में आपका आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है गोपथ और इसका उपनिषद है मुंडकोपनिषद, मांडव्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र है, आपको बताना है। तो वह कौन सा पुरातन ग्रंथ है जिसमें अपराध और अपराधी दोनों का जिक्र है? तो अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा, इन तीनों में जो है आपको मिलेगा, इन तीनों में आपको मिलेगा अपराध और अपराधियों का जिक्र, यानी कि उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र, न्याय मीमांसा और मनुस्मृति, इन तीनों में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्राचीनतम इसमें से वेद कौन सा, आपको बताने कि सबसे पुराना वेद हम लोग का कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद आपको मिलेगा ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। जो ऋग्वेद आपका है हमारा है, यह सबसे प्राचीन वेद है। तो आप इसे याद देखिएगा। ऋग्वेद में टोटल आपको 10 मंडल मिलेंगे। कुछ फैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो ऋग्वेद है इसमें टोटल आपको 10 मंडल मिलेंगे, 10 मंडल आपको ऋग्वेद में मिलेंगे। इसके अलावा 1028 आपको क्या मिलेंगे, सूक्त मिलेंगे ऋग्वेद में। तो इससे भी आप याद रखिएगा। ऋग्वेद का पहला और जो 10वां मंडल था वह सबसे अंत में जोड़ा गया था, यानी कि ऋग्वेद का जो पहला मंडल था और जो 10वां मंडल था यह सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। तथा ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है इसमें सूर्य देवता को समर्पित जो है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके अलावा ऋग्वेद के 9वें मंडल में आपको मिलेगा, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, यानी कि ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है इसमें जो है आपके सोम देवता का उल्लेख है। इसके बाद ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें चातुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, यानी कि जो 4 वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया था वह ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं ऋग्वेद से रिलेटेड। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता को सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है, आपको बताना है। तो ऋग्वेद में जो है सर्वाधिक किस देवता को महत्ता दी गई है, तो आप ध्यान दीजिएगा इंद्र को, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में इंद्र देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, इंद्र। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, वैदिक देवता इंद्र का मतलब वैदिक देवता जो इंद्र थे ये किसके देवता थे, आपको बताना है। तो वैदिक देवता जो इंद्र थे ये वर्षा व चक्रवात के देवता थे, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्षा और चक्रवात के देवता थे इंद्र। इसके बाद लास्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है, आपको बताना है कि राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था जो महात्मा बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। तो राजा बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम था जीवक, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजा बिंबिसार के दरबार में एक प्रसिद्ध चिकित्सक था जीवक, जो महात्मा बुद्ध का निजी चिकित्सक भी था। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। यह जो बिंबिसार थे, बिंबिसार का संबंध आपका किस वंश से था, तो हर्यक वंश से। हर्यक वंश का राजा था आपका बिंबिसार। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। यह जो बिंबिसार था यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे। तो आप तथा जो जीवक थे ये महात्मा बुद्ध के निजी चिकित्सक भी थे। तो इसे आप याद रखिएगा, जीवक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है प्राचीन भारत के इतिहास रिलेटेड। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।